तो उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री और इस वक्त वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक सपना देखा कि गुजरात के दूसरी छोर से दूसरी छोर, जहां एक तरफ पानी बहुतायत में है और एक ऐसा हिस्सा जो बिल्कुल पानी के लिए तरस रहा है, स्वच्छ पीने के लिए पानी नहीं है, पूरा खार है, खारा पानी है, नमकीन पानी है पूरा, जहां पे झाड़ी नहीं उगती, ऐसे क्षेत्र को डेवलप किया जाए। तब उन्होंने कल्पना की और कदम बढ़ाया, पूरी उसकी तैयारी की और उसको धरातल पर उतारने के लिए जैसे ही तैयारी की, उस वक्त की केंद्र की कांग्रेस सरकार ने इसमें रोड़ा अटकाया। उन्होंने फर्जी एनजीओ जो बाहरी विदेशों के द्वारा पल्लवित है, पोषित है, सबको पता है, जो भी राजनीति के बारे में समझता है, बाहर से फंडिंग होती है इन एनजीओ को, ये भारत के कामों को अटकाते हैं और इन एनजीओ के द्वारा अटकाते हैं फॉरेनर लोग, और इनका साथ देते हैं हमारे यहाँ की कुछ पार्टियां और हमारे यहाँ के कुछ लालची पत्रकार और यहाँ के कुछ एनजीओ, यहाँ के कुछ समाज सेवी के नाम पे अपना धंधा चलाने वाले लोग। इन लोगों ने फिर उस बांध को अटकाने का काम किया, कभी किसी नाम पर, कभी प्रकृति के नाम पर, कभी एनजीटी के नाम पर, कभी इकोसिस्टम के नाम पर, कभी किसी नाम पर रोड़े अटकाए और कोर्ट तक इस मामले को लेके गए और 20 साल तक नर्मदा डैम को काम करने से रोका गया। 20 साल तक इस क्षेत्र को पानी पीने से इसलिए वंचित किया गया कि अगर यह काम हो गया तो नरेंद्र मोदी को इसका श्रेय मिल जाएगा और उनकी भारत के लोगों के नजरों में वृद्धि हो जाएगी, उनका स्थान ऊंचा हो जाएगा, उनकी इज्जत बढ़ जाएगी। इसके लिए इस काम को रोको, चाहे पब्लिक मर जाए, लोग मर जाए, लेकिन उसके काम को रोकना है। साथियों, एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि कांग्रेस जब सत्ता में होती है उतनी खतरनाक नहीं होती है, उससे कई गुना ज्यादा कांग्रेस जब विपक्ष में होती है तब होती है, क्योंकि वो सत्ता को हासिल करने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकती है। दंगे भड़काए हैं, पूरा इतिहास गवाह रहा है। आज अब दंगे क्यों नहीं होते? इनके कांग्रेस के राज के इतिहास में आप गूगल करिए कितने दंगे हुए हैं। हर चुनाव से पहले दंगे करवाए जाते थे, हर चुनाव से पहले दंगे भड़काकर और भावनाएं भड़काकर लोगों को डराकर धमकाकर वोट लिए जाते थे, बाहुबली पाले जाते थे ताकि गरीबों को वोट देने से रोककर और उन बाहुबलियों के थ्रू सत्ता हासिल की जा सके। क्या क्या कारनामे इन लोगों ने किए हैं, उसके बावजूद भी कुछ लोग नहीं समझ रहे हैं। आपको भगवान विवेक दे, सद्बुद्धि दे। साथियों, मेरा विषय वो नहीं है, मेरा विषय है कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी के हाथ मजबूत करिए, ताकि इतनी विपत्तियों को पार करके भी जिस आदमी ने भारत का भला सोचा, भारत को अग्रसर कर रहा है प्रकृति की ओर, प्रगति की ओर और शुद्ध प्रकृति की ओर, सांस्कृतिक प्रकृति की ओर, धरातल की ओर, हमारे अपने संस्कारों की ओर, उस व्यक्ति को मजबूत करिए। साथियों, मैं इतना ही कह सकता हूं, बाकी आपका अपना विवेक है। बाकी बचपना मत देखिए, बचपना करने से कभी देश का भला नहीं होता है। राजनीतिक मैच्योरिटी जरूरी है। ये फेसबुक रील्स में जो आप देख रहे हैं ना, बाढ़ आई हुई, ये तो हजारों सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट बिठा के आप किसी के बारे में भी आप उसको हीरो बना सकते हैं, लेकिन धरातल पे काम करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि धरातल पे काम करने के लिए आपको किसी भी विधायक हो, चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे वो विपक्ष का हो, उसके कांटेक्ट होने चाहिए ऊपर से लेके नीचे तक सत्ता में, तब उसकी सुनी जाती है, तब उसको ओवर बजट मिलता है, तब उसको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, तब उसको गवर्नमेंटल सपोर्ट मिलता है, तब वो अपने क्षेत्र का भला कर सकता है। बाकी आप सोचते हैं कि सांसद आके आपके घरों में नालियां बनाएंगे, आपको लैट्रिन आवास देंगे, ये सब नहीं होता है साथियों। उसका एक काम अलग है, उसका काम होता है कानून बनाना और अपने क्षेत्र की बातों को, अपनी क्षेत्र की समस्याओं को आगे तक रखना। हाँ, इसमें अगर कोई कम सक्सेस हो पाया है, कोई ज्यादा सक्सेस हो पाया है, वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन मोदी जी के लिए आज अगर हमने 60 साल 55 साल तक इतनी गंदगी में हम जी लिए, इतनी परेशानी में हम जी लिए, इतनी भ्रष्टाचार के माहौल में हम जी लिए, इतनी दुविधाओं में हम जी लिए, बगैर लाइट के जी लिए, बगैर सड़कों के जी लिए, तो 5 साल और निकाल देंगे दोस्तों, इज्जत बची रहनी चाहिए। बाकी पानी तो हमारे पूर्वजों ने 18 किलोमीटर दूर से लाकर भी पी लिया था और अपनी इज्जत बचा कर रखी थी। हमारा अस्तित्व मैटर्स करता है साथियों। अगर अस्तित्व नहीं रहेगा तो कब जातियों में लड़ेंगे, कब जातियों के लिए तलवारें भांजेंगे। अपने आसपास देखिए, अफगानिस्तान से लेके, पाकिस्तान से लेके, बांग्लादेश से लेके, ईरान से लेके, जहां जहां भी हमने यही गलती की, आज हम वहां से मिटा दिए गए। और अगर यही गफलत। नमस्कार साथियों, आप लोगों में से जो लोग निरंतर समाचार देखते हैं, पढ़ते हैं, जनरल नॉलेज रखते हैं, उनको पता होगा
कि आज से महज कुछ ही वर्ष पहले गुजरात के कच्छ क्षेत्र का कैसा हाल था। पूरा क्षेत्र रण है, केवल वहां पे बबूल की झाड़ियां और जंगली गधों के और जंगली सूरों के अलावा कुछ नहीं था। साथियों, वहां पे केवल नमक निकलता था पानी में और जगह जगह नमक की झीलें बनी हुई हुआ करती थी और घास का तिनका तक उस क्षेत्र में नहीं उगता था। फिर एक समय आता है 2002 में जब मुख्यमंत्री बनते हैं नरेंद्र मोदी जी, तो इस क्षेत्र की तरफ उनकी नजर जाती है और वे एक बीड़ा उठाते हैं कि इस क्षेत्र का भला करना है। तो अपने योजनाकारों के साथ बैठकर पूरा प्लान तैयार करते हैं और कच्छ का क्षेत्र गुजरात के उस ओर है, जबकि नर्मदा जो महाराष्ट्र से निकलती है, महाराष्ट्र बॉर्डर केवड़िया के आसपास ये पूरा क्षेत्र सेलंबा, नंदुरबार, मोलगी, धड़गांव, ये एरिया जहां से नर्मदा गुजरात में घुसती है, वहां पे एक बांध बनाया जाता है, नर्मदा बांध, नर्मदा डैम जिसका नाम है। और वहां से इतनी ऊंचाई पर बांध बनाकर उसको पंपिंग करके पानी को वहां तक ऊपर पहुंचाकर और वहां से वाटर लेवल लेकर और कच्छ के क्षेत्र तक, रण तक पानी पहुंचाया जाता है, गुजरात के दूसरे छोर तक, पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ। तो साथियों, ये एक भागीरथ है हमारे देश के लिए, ये कोई एक अवतार है हमारे देश के लिए। आप मुझे मूर्ख कहिए, आप मुझे अंधभक्त कहिए, आप मुझे कुछ भी कहिए, मुझे स्वीकार है। लेकिन मैं इन तानों से, इन बातों से डरकर मैं ऐसे महापुरुष को नहीं खो सकता। इसके लिए नरेंद्र दामोदर दास मोदी का साथ दीजिए साथियों। उन्होंने उस कच्छ के रण क्षेत्र को 5 साल के लिए फ्री कर दिया था, टैक्स से, लाइट से, रोडें बना के दी, स्ट्रक्चर पूरा तैयार करके उद्योगपतियों को दिया गया, बैंकों से लोन दिलवाए गए और उनके उद्योग चालू किए गए। उसके बाद में आज उस क्षेत्र को आप जाकर देखिए साथियों, वहां पे सेब उगते हैं। जो सेब केवल बर्फीले क्षेत्र में हो सकते हैं, वो आज आपको कच्छ के रण में उगते हुए दिखाई देंगे। वहां के किसान मालामाल हो चुके हैं। वहां पे अन्य कई प्रकार की खेती की जा रही है, वहां पे कई नए उद्यम स्थापित हो गए हैं, वहां पे कई नए उद्योग स्थापित हो गए हैं और पूरे भारत भर में वहां से सप्लाई होती है मैन्युफैक्चरिंग की, जो चीजें वहां से बन के तैयार होती है। ये आप किसी भी ड्राइवर से पूछ सकते हैं, कोई बहुत बड़ा ये रॉकेट साइंस का प्रश्न नहीं है। जो ड्राइवर ट्रक चलाता है उससे पूछिए आप कि आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले कच्छ का क्षेत्र कैसा था और आज कच्छ का क्षेत्र कैसा है। तो ये परिवर्तन करने वाला, ये वैश्विक परिवर्तन करने वाला, ये राष्ट्रीय स्तर पर परिवर्तन करने वाला, ये सामाजिक स्तर पर परिवर्तन करने वाला, ये भागीरथ हमें बार बार नहीं मिलेगा साथियों। बाकी स्टोरी बनाने के लिए और रील्स बनाने के लिए तो हमारे पास बहुत हजारों विधायक बैठे हैं साथियों। क्योंकि अगर हमारे क्षेत्र में बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा के अंदर अगर बीजेपी की सरकार नहीं आती है तो हम सीधा सीधा 5 साल पीछे जाएंगे। आप दिमाग लगाइए, कोई भी जो विधायक होता है वो सत्ता में होता है तभी उसका काम होता है, बगैर सत्ता के उसके काम इतने नहीं हो पाते हैं। ये सब सर्वविदित है, सबको पता है। कोई फोन भी नहीं उठाएगा, थानेदार भी फोन नहीं उठाता है, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में आशी में हम लोग चले जाएंगे, हम लोग 5 साल पीछे चले जाएंगे, हमारे क्षेत्र का कोई विकास नहीं होगा और फिर हम एक दूसरे को उलाहना देंगे, हम गालियां देंगे फिर मोदी को कि मोदी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि हम मोदी को अवसर ही नहीं दे रहे हैं। एक प्रश्न लोग कहते हैं कि कांग्रेस से जो नेता है वो बीजेपी में आ रहे हैं, धुल रहे हैं। देखिए साथियों, सत्ता जरूरी है। सत्ता है तो आप संस्कृति को पुष्पित कर सकते हैं, पल्लवित कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। अगर सत्ता नहीं है साथियों तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप मूक दर्शक बनकर बैठे रह सकते हैं, आप मूक दर्शक बैठे रहकर अपने धर्म का हास होते हुए देख सकते हैं, आप मूक दर्शक बनकर बैठकर आप अपना खुद का पतन होते हुए देख सकते हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप ऊपर से लेकर नीचे तक आपका कोई सुनवाई नहीं होती है, आपका कोई धनी धोरी नहीं होता है। तो बड़ी मुश्किल से एक ऐसी सत्ता मिली है जहां हमारी सुनवाई हो रही है, लोग हमको पूछ रहे हैं, हमको इज्जत मिल रही है, वैश्विक स्तर पर इज्जत मिल रही है। वैसे भी साथियों, मोदी जी जब बाड़मेर आए इस वक्त रैली में उन्होंने स्पष्ट कहा था कि मैं कोई भी काम जो
कहता हूं वो करता हूं। और आप सबको पता होगा कि पूरे भारत में कितना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो काम किया गया है वो कितना बेहतरीन काम किया गया है। हाईवेज देख लीजिए आप, डैम देख लीजिए आप किसी भी प्रकार का जो सोलर सिस्टम है उसको देख लीजिए, जो सोलर पावर को बढ़ाया जा रहा है उसको देख लीजिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ाया जा रहा है उसको देख लीजिए आप। चिप के क्षेत्र में जो चिप होता है पूरा हवाई जहाज से लेकर आपके फोन से लेकर कंप्यूटर तक जो तैयार होता है, और ताइवान उसका एक प्रमुख देश है पूरे विश्व के अंदर, 50% सप्लाई ताइवान से होती है। उस ताइवान से समझौते कुछ गुप्त कुछ ओपन में करके और भारत अपना सब कुछ यहाँ पे सेटअप कर चुका है और बहुत तरक्की भी इस क्षेत्र में कर चुका है, चिप के क्षेत्र में। तो निरंतर नए आयाम को हासिल करता हुआ भारत निरंतर प्रगति की ओर बढ़ रहा है। और ऐसे साधु, ऐसे संत को आगे बढ़ने से मत रोकिए दोस्तों। ये जातीय अहंकार, हम ये हैं, हम राजपूत हैं, हम राजपुरोहित हैं, हम जाट हैं, इस चक्कर में हम पहले भी मारे गए थे, आगे भी मारे जाएंगे। कुछ नहीं होने वाला है। अगर कांग्रेस की सरकार भी आ गई तो आपके गले में फूल मालाएं डालकर सबको नहीं घुमाएगी। हाँ ठीक है, एक दो जो नेता आपके होंगे जो अपना फायदा लेने के लिए आपको भड़का रहे हैं सत्ता के खिलाफ, वो लोग जरूर फायदा उठा लेंगे, मलाई खा लेंगे, उनको दो पैसे मिल जाएंगे। यही होता है जातिवादी राजनीति होती है, जिसके जो शिरोधारी होते हैं, जो उसके प्रणेता होते हैं, वो केवल समझौता करते हैं, अपना फायदा करते हैं। ये सबको सर्वविदित है, क्योंकि इन चीजों को मैं बहुत नजदीक से देख चुका हूं। तो साथियों, अगर आप बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा का विकास करना चाहते हैं तो नरेंद्र मोदी जी को आप सपोर्ट करिए। ये मत देखिए कि कैंडिडेट कौन है, क्योंकि आपको पता होगा कि नरेंद्र मोदी जी की एक कार्यशैली है, जो ही आदमी काम करने के लायक नहीं होता है या वो समय बर्बाद कर रहा होता है, उसको तुरंत मौका देख के नरेंद्र मोदी जी साइड में कर देते हैं और उसकी जगह अच्छे आदमी को लाकर बिठाते हैं। आप विदेश मंत्री देख लीजिए, आप रेल मंत्री देख लीजिए, आप एक वित्त मंत्री देख लीजिए, एक से बढ़कर एक हीरे तर्कस में। हाँ, कुछ चीजें कमजोरी रह गई होगी, उसको अगले चरण में पूरा किया जाएगा। साथियों, ये आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानते हैं। अच्छा काम हो रहा है, उसको बर्बाद मत करिए। 99 में जाके सिर मत हिलाइए जिससे कि आपको फिर से 99 जूते मार खाने पड़े। ऐसी कंडीशन में मत रहिए। मुक्ति की ओर हम अग्रसर हैं। ये हमारा अंतिम युद्ध है, ये हमारा अंतिम संस्कृति का युद्ध है। अगर ये हम जीत जाते हैं तो हम जिंदगी भर आगे इज्जत से जी पाएंगे। अन्यथा साथियों, आसपास परिस्थितियां देख लीजिए, वैश्विक स्तर पर जो परिस्थितियां चल रही है वो देख लीजिए। ईरान इजराइल युद्ध शुरू हो चुका है, विश्व तीसरे विश्व युद्ध की ओर अग्रसर है। ऐसे में एक सक्षम और सशक्त नेता हमारे भारत में होना चाहिए। और हम चूंकि पाकिस्तान बॉर्डर पर रहते हैं, इसलिए हमें भी यहां पे बीजेपी का सांसद होना बहुत जरूरी है। बीजेपी सरकार सशक्त तरीके से यहां पे काम कर सके, ऐसा होना चाहिए। बाकी रीले हम बनाते रहेंगे साथियों, हम बूढ़े नहीं होने वाले, आगे भी बनाते रहेंगे। रीलों के लिए हम विधायक नहीं तय कर सकते। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं किशन फूला सर। वीडियो अच्छा लगा हो शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए। धन्यवाद आप सब।